हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। ठीक। बच्चों, हम क्लास 8 साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चल रहा था। आज इस चैप्टर के हम अंत में पहुंचे। इससे पहले वाले भाग में हमने इरिगेशन के बारे में देखा था, है ना। और हमने क्या देखा था कि वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन, अलग अलग तरीके के जो इरिगेशन होते हैं क्या होते हैं। फिर हमने जो वीड्स होते हैं, खरपतवार, उनके बारे में समझा था कि किस तरीके से जो खरपतवार होती है वो उग जाती हैं। ठीक है ना। क्या खेतों के बीच में जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं, अपना आप ही नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे जो मेन क्रॉप्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक कॉम्पिटिटर की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो उनको हमें क्या करना होता है, वहां से हटाना पड़ता है, ताकि वो चीजें वो चीजें क्रॉप्स जो हमारी वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इतना हमने किया था। तो आज उसी से आगे चलते हुए आज हमें जो क्रॉप्स जब आपकी तैयार हो जाती है ना, जब आपने उनको पहले बोया, है ना। अभी तक आपने ये पढ़ा, जो बीज है आपने बोया, फिर जाके हमने देखा था कि क्रॉप्स आपकी तैयार हो गई, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन के मदद से जब हमने उन्हें पानी वगैरह दिया तो धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है, पकने लगते हैं, ना, जिनको हम आपने देखा होगा अपने गाँव में, या जो पहाड़ के बच्चे या मैदानी इलाकों में भी आप देखते हैं कि जो क्रॉप्स होती है पक के जब तैयार हो जाती है तो येलो कलर की हो जाती है। वैसे जो कच्ची क्रॉप्स होती है वो ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन जब वो पक के तैयार हो जाती है तो येलो कलर की होती है। तो अब आती है बात कि जो क्रॉप्स पक के जब तैयार हो जाए तो उसके बाद उसको उसकी कटाई की जाती है ना, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना। तो किस किस तरीके से हार्वेस्ट होता है, क्या क्या मेथड्स हम अपनाते हैं, मैनुअली करते हैं, है ना। आजकल वेरियस मशीन्स हमारे पास मौजूद है, जिनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन क्रॉप्स को क्या करते हैं, इनकी कटाई की जाती है। तो इन्हीं के बारे में आज पढ़ना, हमें समझना है। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास हार्वेस्ट, है ना। जो हार्वेस्टिंग होती है आपके पास, यानी कटाई, वो किस तरीके से की जाती है। हार्वेस्टिंग यानी कटाई। क्या कहलाती है बच्चों? हार्वेस्टिंग क्या कहलाती है? आपकी कटाई कहलाती है। ठीक है ना। कटाई, हार्वेस्टिंग। तो होता क्या है बच्चों, कटाई हार्वेस्टिंग में होता क्या है कि जो हार्वेस्ट होता है क्रॉप, है ना, क्रॉप की हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट टास्क है, इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है ना। क्या बोला? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जब क्रॉप आपकी क्या हो जाए, पक के तैयार हो जाए, उसके बाद उसकी जो कटाई है, उसको क्या, उसके बाद उसको काटना क्या कहलाता है बच्चों? हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है ना। जो कटाई है, कटाई क्या कहलाती है बच्चों आपकी? कटाई क्या कहलाती है? फसल पक जाने के बाद उसे काटना। फसल पक जाने के बाद फसल पक जाने के बाद
फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। उसे काटना कटाई कहलाता है। ठीक, तो ये कहलाता है, ठीक है ना। फसल पक जाने के बाद जब उसे काटते हैं तो कटाई कहलाता है, हार्वेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। और क्रॉप्स को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है बच्चों? उनको पकड़ के और जो ग्राउंड के सरफेस से उनको काटा जाता है ना। तो जो क्रॉप्स है उसको लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं पकने में, और उसके बाद फिर उसकी कटाई होती है। तो कटाई करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, है ना। जो हार्वेस्टिंग है हमारे इधर कंट्री में किस तरीके से की जाती है? एक तो उसको हाथ की मदद से भी की जाती है, मैनुअली भी करते हैं, है ना। मैनुअली के लिए आपके पास इस तरीके का सिक्कल होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? दरांती। क्या कहते हैं? दरांती। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बच्चों? दरांती कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दरांती कहते हैं। तो दरांती आपकी क्या है? एक मतलब एक तरीके का औजार है ना। एक तरीके का औजार इंस्ट्रूमेंट है। इस तरीके से मैनुअली क्या करते हैं? क्रॉप्स को काटने के काम आती है, ठीक है ना। एक क्रॉप्स को क्या करते हैं? काटने के काम इस तरीके से दरांती आती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा अक्सर अपने आसपास अपने घरों में देखा होगा, ठीक है ना। मैदानी इलाकों में, पहाड़ों में भी इस तरीके से इनकी कटाई की जाती है। तो जो है ना, इस तरीके से ये इनकी कटाई की जाती है। उसके बाद जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। हार्वेस्टेड क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स आपने काट दी है ना। क्रॉप्स आपने काट दी है, तो एक और उसके लिए क्या होता है कि जो ग्रेन्स है, मतलब जब क्रॉप्स आपने काटी तो क्रॉप्स में ग्रेन्स होते हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं के जो आप देखते हैं ना, आप जब आपके पास गेहूं आते हैं तो उसके गेहूं के दाने रहते हैं, है ना। यही दाने क्या रहते हैं? क्रॉप्स में लगे रहते हैं। तो ये दाने बाहर किस तरीके से आते होंगे? तो क्या किया जाता है? इन ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इनको सेपरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। तो कटाई के लिए क्या करते हैं? मशीन का भी उपयोग करते हैं। कटाई के लिए हम एक मशीन का भी उपयोग करते हैं, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। कटाई के लिए आपके एक मशीन का भी उपयोग होता है। कटाई के लिए मशीन का भी उपयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। हार्वेस्टर। अच्छा, हार्वेस्टर तो क्या हो गया? जो वो मशीन जिसके लिए क्या करते हैं हम? कटाई का उपयोग कर रहे हैं। अब काटी की जो फसल है, जो हमने फसल काटी, उससे हमने बीज या दानों को अलग करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम वो वर्ड क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों काम है ना। ये दोनों के दोनों काम है। एक तो कटाई, मशीन के द्वारा कटाई, और फिर उन दानों को अलग करना, यानी थ्रेशिंग। दोनों के दोनों काम एक मशीन की मदद से भी हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हम कंबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइन। इसमें आपका कंबाइंड हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। जैसे कि आप अपनी इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप इमेज देख रहे होंगे कंबाइन, है ना। ये आपका क्या है? कंबाइन है। इस कंबाइन में क्या हो रहा है बच्चों? इसमें गेहूं की कटाई भी हो रही है। गेहूं की क्या हो रही है बच्चों? कटाई भी हो रही है, यानी हार्वेस्ट भी हो रहा है, और साथ ही साथ में इसमें थ्रेशिंग भी हो रही है, ठीक है ना। इसमें बच्चों दो काम हो रहे हैं इस मशीन के द्वारा दो काम हो रहे हैं। एक तो हार्वेस्ट भी हो रहा है, यानी कटाई भी हो रही है, और थ्रेशिंग भी हो रही है, ठीक है ना। कटाई भी हो रही है बच्चों, और थ्रेशिंग भी हो रही है, ठीक है ना। यानी बच्चों थ्रेशिंग भी हो रही है। दोनों काम इस दोनों काम इस मशीन के मदद से हो रहे हैं। तो ये कंबाइन मशीन होती है। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स जिनके पास क्या होते हैं, ये तो रही बात। मशीन का उपयोग हम कहाँ करेंगे? मशीन का उपयोग हम वहां करते हैं जहाँ पे
जहाँ पे क्या होता है, मशीन का उपयोग हम उधर करते हैं जहाँ आपके पास क्या रहती है, बहुत बड़ी खेती है, जिन लोगों की काफी बड़ी खेती है, तो वहां पे हम मशीन का उपयोग करते हैं। ऐसी जगह जो छोटी छोटी लैंड्स हैं, जहाँ छोटे छोटे लैंड्स है, उन वहाँ हम क्या यूज करते हैं, उन छोटे लैंड्स में हम किन का उपयोग करते हैं, दूसरे तरीके का उपयोग करते हैं ना। स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स जिनकी क्या होती है, छोटी लैंड वगैरह होती है, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम जो ग्रेन और ग्रेन्स को अलग करने के लिए एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विनोइंग। ये आपके पास विनोइंग मशीन है, ये क्या है, विनोइंग मशीन है। विनोइंग मशीन में क्या होता है, इस तरीके से ये विनोइंग मशीन है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं उससे, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं चाफ से, ठीक है ना। तो ये भी, पर ये तरीका किन के लिए है, स्मॉल फार्मर्स के लिए, जिनके पास छोटी छोटी लैंड्स है ना, छोटी छोटी लैंड्स है। तो विनोइंग क्या होती है बच्चों, फटकने वाली मशीन है। ये विनोइंग कैसी है, फटकने वाली मशीन है। इसमें हम उनको अलग करते हैं, अलग करके अलग कर देते हैं, इनको फटक फटक के जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी विनोइंग मशीन है, ठीक है ना। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा विनोइंग मशीन क्या काम करती है। अब हमारे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं हमारे, ठीक है ना। हमारे यहाँ कुछ कटाई पर्व भी है, कटाई पर्व यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है ना। देखिए कटाई पर्व, हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्या, जब हमारे जो हमारे क्रॉप्स वगैरह हैं वो पक के तैयार हो जाते हैं, और उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। उनको हम काट देते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। अब कटाई होने के बाद त्योहार मनाए जाते हैं, है ना, त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, ताकि देखिए त्योहार क्यों इसलिए बनते हैं, त्योहार लोग खुशियां मनाने के लिए लोग त्योहारों का इस्तेमाल करते हैं ना। तो हुआ क्या कि जब आपकी फसल तैयार होगी अच्छे से सबके पास फसल जो अनाज है वो आ गया, तो उसमें से कुछ अनाज वो क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, है ना, अपने फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल है हमारे पास, जैसे कि आपके पास आप देख रहे होंगे अपनी फिगर में, एक पोंगल है, ठीक है ना, पोंगल। तो पोंगल भी क्या है बच्चों, एक फेस्टिवल होता है ना। ये भी क्या है बच्चों, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो पोंगल है, पोंगल पोंगल भी क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है ना। इस तरीके से और क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल है बच्चों, बैसाखी। जो बैसाखी है वो भी क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आपने देखा होगा कि बैसाखी का त्योहार जनरली मनाया जाता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, ये ग्रेन्स वगैरह पक चुके हैं, इनको काटने के बाद ये क्या करते हैं, रबड़ी और इस तरीके से मूंगफली वगैरह क्या करते हैं, लोगों में बांटते हैं। इस तरीके से क्या खुशी मनाते हैं कि इनकी जो फसल वगैरह है वो क्या हो गई, तैयार हो गई है, और इनको फिर अगले साल भर के लिए इनके पास अनाज उपलब्ध हो गया है ना। और किसी पे अगर अच्छा अनाज होता है तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि अगर किसी के पास कमी हो तो उसकी कमी को क्या किया जाए, पूर्ण किया जाए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है बच्चों, कटाई पर्व भी होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं। जैसे आपने देखा पोंगल, है ना, ये बैसाखी, इस तरीके से। फिर आप देखेंगे एक और होता है बच्चों, बिहू, है ना। ये आपके पास क्या है बच्चों, बिहू है। ये भी आपके पास एक पर्व है, ठीक है ना। बिहू भी क्या है बच्चों, एक आपके पास हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट पर्व है बिहू। इस तरीके से ये भी क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा।
ठीक है ना। अब होता क्या बच्चों, अगला अगला क्या है आपके पास कि आपने कटाई कर ली, है ना। कटाई करने के बाद आपने क्या कर लिया, फेस्टिवल्स भी मना लिए, है ना, फेस्टिवल भी मना लिए। अब बात आती है कि जो जो ये ग्रेन्स है, जो भी आपके पास ग्रेन्स आए, इनको स्टोर कैसे किया जाए, है ना। इनको स्टोर कैसे जाए, इनका स्टोरेज कैसे होता है। सबसे पहली बात है इन ग्रेन्स का स्टोरेज होता है, यानी इनका भंडारण। इनका क्या होता है बच्चों, इनका भंडारण। स्टोरेज यानी भंडारण। क्या बच्चों, स्टोरेज यानी भंडारण। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास क्या है, स्टोरेज टैंक्स वगैरह है, जिनमें हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो स्टोरेज है वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। स्टोरेज भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स ग्रेन है, उनको क्या किया जाता है, लॉन्गर टाइम के लिए रखा जाता है, ताकि वो सेफ रहे मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो फ्रेश क्रॉप है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए फ्रेशली हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको पहले क्या किया जाता है, स्टोर करने से पहले उनको ड्राई किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, ड्राई किया जाता है, ताकि वो क्या खराब ना हो सके, या उनमें कोई ऑर्गेनिजम्स क्या करे, ऑर्गेनिजम्स अटैक ना कर पाए, है ना, उनमें ऑर्गेनिजम्स क्या करे, अटैक ना कर पाए। ठीक है। दूसरा इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब अपने घरों में अगर किसी के यहाँ खेती होती है, तो जब अनाज आ जाता है तो सबसे पहले उसको स्टोर करने से पहले उनको अच्छी धूप से कम 4-5 धूप उनको सुखाया जाता है, ताकि उनसे मॉइस्चर निकल जाए। ठीक है ना। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। ठीक है ना। इससे वो प्रिवेंट हो जाते हैं इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंजे से। ठीक है ना। फार्मर क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं ग्रेन्स जूट बैग्स, है ना, जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स में भी क्या करते हैं फार्मर, इनको स्टोर करते हैं। ठीक है ना। लेकिन लार्ज स्केल जो स्टोरेज होता है ग्रेन्स का, वो सिलोज या ग्रेनरीज में किया जाता है, ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है ना। तो ऊपर ये आपके पास क्या है, सिलोज है। ये आपके पास क्या बच्चों, सिलोज है। और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, इनको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सिलोज में का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो ड्राइड नीम्स की पत्तियां होती है, ठीक है ना, वो भी यूज किया जाता है फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए अपने घरों में। स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट की हमें जरूरत होती है, ताकि हम उनको पेस्ट से बचा सके, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके बच्चों, बचा सके। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टोरेज होता है ना। ये तो सिलोस था लार्ज स्केल में, है ना। इस तरीके से हम इनको इस तरीके से करते हैं। और ये देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रैनरीज में इनको इन ग्रैनरीज में इस तरीके से क्या किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से ये स्टोर होते हैं। अब बात आती है बच्चों की फूड फ्रॉम एनिमल्स, है ना। जो एनिमल्स में जो फूड है, वो एनिमल से फूड हमें
किस तरीके से एनिमल से हमको बच्चों फूड मिलता है ना। जैसे कि हमें गाय भैंस है ना, और हमें जो गोट होती है बकरियां, उनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है ना। तो इसी तरीके से काफी एनिमल से क्या मिलता है बच्चों, हमें दूध मिलता है, ठीक है ना। बहुत सारे एनिमल्स हमको क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। जो बहुत सारे मैनी पीपल्स रहते हैं आपके कोस्टल एरियाज में, वो क्या करते हैं बच्चों, उनका जो फिश है वो एक मेजर पार्ट है उनकी लाइफ का, है ना। जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, तमिलनाडु वगैरह, या उनको उनके लिए क्या है, चेन्नई वगैरह, उनका जो मेन फूड है वो क्या है बच्चों, फिश है ना, मछली है, क्योंकि वो उनको अक्सर इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हमने देखा कि जो प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स में जैसे कि एनिमल सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, है ना, एक्सेट्रा। भाई जो क्रॉप्स जब पक के तैयार हो रही है हमारे पास, तो नंबर ऑफ तरीके हम इस्तेमाल करते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले बीज बोते हैं, है ना। बीज बोने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बीज है उनकी खोज करते हैं कि कौन सा बीज हमको क्या करना है, कौन सा बीज हमको उगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम उनकी सोइंग करते हैं, उनको बोते हैं, फिर उनका इरिगेशन करते हैं, फिर उनके हार्वेस्ट करते हैं। तो कई कई बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे के प्रोसेस है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से जो हमें फूड चाहिए, उनमें भी क्या करना पड़ता है, हमें काफी तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले रेयर्ड एट होम और इन फार्म, सबसे पहले उनकी रेयरिंग करनी पड़ती है। अगर आपको सपोज गाय से दूध चाहिए, तो अपने घरों में उनको पालना पड़ता है, उनको चारा देना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको घास भूसा वगैरह देना पड़ता है ना, ताकि वो क्या कर सके, उनसे दूध अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। उनको प्रॉपर फूड देना होता है, शेल्टर केयर करनी होती है उनकी। तभी तो वो क्या करेंगे, जब हम उनकी अच्छे से केयर करेंगे, उनकी अच्छे से शेल्टर करेंगे, तो हमको क्या करेंगे, वो इजिली हमको चीजें उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो तरीका है, दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ये क्या है, पशुपालन है। क्या है, पशुपालन। तो एनिमल हस्बेंड्री बहुत लार्ज स्केल में होती है। अब आपके टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री बच्चों काफी लार्ज स्केल में होती, पहले के जमाने से भी चली आई है, ठीक है ना। एनिमल्स का यूज करते हैं, अभी नहीं, काफी पुराने जमाने से चली आई एनिमल का यूज करके, और अपनी जो जरूरी चीजें हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फिश हो गया, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। कॉड लिवर ऑयल होता है जो फिश से हमको मिलता है, जो विटामिन डी में क्या है, जिसमें विटामिन डी क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है, ये क्या कहलाती है बच्चों, पशुपालन कहलाती है, यानी एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। क्या कहलाती है, पशुपालन। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। तो ये एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ एक्सरसाइज अभ्यास क्रिया करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है आपको, उचित शब्द छांट के इनकी पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है आपके पास, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं, है ना। तो बता सकते हैं आप कि एक स्थान पे, अगर आप एक स्थान पे क्या करें, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगा दे, तो उनको हम क्या कहेंगे,
है ना। क्या कहेंगे बच्चों, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एवं मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। तो यानी क्या हो गया ये फसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फसल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फसल। क्या हो जाएगा, फसल, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फसल। दूसरा क्या है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। जब आप फसल उगाते हैं तो फसल उगाने से पहले आपको क्या करना होता है, आप ऐसे तो नहीं कि आपने खेत देखा और आपने जाके फसल उगा दी या बीज डाल दिए, है ना, ऐसा तो नहीं करते। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी की क्या करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, है ना। मिट्टी को तैयार करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको प्लेन किया जाता है, ताकि जब आप उसमें बीज बोए तो अच्छे से क्या हो, उग जाए। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की जाती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है, ठीक है ना। मिट्टी को तैयार किया जाएगा, देन फिर क्या कर पाएंगे, इजिली आप क्या फसल को इस तरीके से उपयोग कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। जो आपके क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, है ना, जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जो बीज आपके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो बीज क्या करने लगते हैं, जल की सतह पर क्या करेंगे बच्चों, फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। तैरने लगेंगे, क्या करते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। फसल उगाने के लिए यानी जब आपको जो फसल है उसको ग्रो करना है इजीली, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश चाहिए एक तो, है ना। आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस पढ़ा, उसमें आपने देखा एक तो पर्याप्त सूर्य चाहिए, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको प्रॉपर सनलाइट चाहिए एवं मिट्टी से डैश और डैश आवश्यक है, यानी जल और पोषक तत्व आपको चाहिए। क्या चाहिए, एक तो जल चाहिए आपको और पोषक तत्व चाहिए आपको, है ना। पोषक तत्व क्या है, ये दो चीजें क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ये चीजें आपको चाहिए तो ही क्या कर पाएंगे आप, फसल इजिली ग्रो कर पाएंगे। अगला देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। खरीफ फसल। तो बच्चों खरीफ फसल इसमें क्या है ना, खरीफ कौन सी है इसमें, धान एवं मक्का। तो पहले का ये हो जाएगा आपके पास धान एवं मक्का, ये आपके पास खरीफ फसल हो गई, है ना। रबी फसल क्या हो गई बच्चों, गेहूं चना मटर। रबी फसल हो गया आपके पास गेहूं चना मटर, ये आपके पास हो गई रबी फसल, ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक जो रासायनिक फर्टिलाइजर है आपके पास वो कौन कौन से हो गए बच्चों, जैसे यूरिया हो गया और सुपर फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना। ये रासायनिक उर्वरक हो गया आपके पास फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कार्बनिक खाद, जो आपके ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक खाद आपके पास क्या हो गया, पशु अपशिष्ट हो गया, गोबर हो गया, मूत्र है, पादप अवशेष है,
तो ये सारे क्या हो गए, कार्बनिक खाद हो गए, है ना। इस तरीके से ये आपके पास क्या है बच्चों, मैच द कॉलम है। कॉलम ए का मिलान आपने क्या किया, कॉलम ए का मिलान आपने कॉलम बी से किया, कॉलम ए का मिलान आपने क्या किया, कॉलम ए से किया। तो इस तरीके से आपने देखा खरीफ फसल कौन कौन सी, धान एवं मक्का, ठीक है ना। रबी फसल क्या है, गेहूं है, चना है और मटर है, ठीक है ना। फिर रासायनिक फर्टिलाइजर देखे आपने, यूरिया, सुपर फॉस्फेट है ना। और कार्बनिक खाद है आपके पास, पशु का जो गोबर होता है, मूत्र होता है, और जो प्लांट्स के अवशेष होते हैं, है ना, डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं आपके पास, डेड और डिकेइंग प्लांट्स, वो क्या कहलाता है आपके ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद बच्चों क्या है, ऑर्गेनिक खाद जो नेचुरली ऑब्टेन है ना। आपने देखा कि अपने घरों में अगर झाड़ी वगैरह हो जाती है तो उसको खेतों में क्या करते हैं, उसको काट के उसको वहीं पे जला दिया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको उनके ऊपर एक्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर वो क्या करने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और वो खाद का निर्माण करते हैं। तो उससे जो प्राप्त खाद होती है, उससे प्राप्त खाद को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कार्बनिक खाद कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट है आपके पास बच्चों, निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ और रबी के उदाहरण आपने देने हैं। तो खरीफ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, खरीफ फसल पीछे आपने देखा धान और मक्का, तो धान और मक्का क्या है आपके पास, खरीफ फसल है ना। इसी तरीके से आपने रबी फसल देखी, रबी फसल में आपके पास गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रबी फसल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर आपने सीखा, किसमें वेरियस तरीके की क्या होती है, चीजें होती है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में समझा, यानी फसल उत्पादन और प्रबंधन, है ना। देखिए फसल का सबसे पहले उत्पादन कैसे करते हैं आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा, है ना। फसल उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको बीज चाहिए, बीज के लिए आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि अब मैंने लास्ट में बताया था कि कई कई प्रोसेस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। आपको पहले बीज का सिलेक्शन करना है, कौन सा बीज आपके खेत के लिए अच्छा है। कोई बीज किसी जगह अच्छे से क्या करता है, ग्रो करता है, कोई अच्छे से वहां पे ग्रो नहीं करता। तो ये खेत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि किस तरीके का बीज वहां पे उपलब्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बीज है यानी सीड है, उसका सिलेक्शन, पहली बात। दूसरी बात उनका बोना, है ना, उसको बोने के लिए सबसे पहले आपको खेत को तैयार करना है ना, मिट्टी को तैयार करना। जैसे कि अभी हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मिट्टी को तैयार करना होता है। जब आप मिट्टी को तैयार करेंगे तो मिट्टी तैयार होने के बाद ही आप उसमें बीज इजीली वो क्या कर पाएंगे, ग्रो करना। इतना किया आपने, फिर आप देखते हैं कि मिट्टी तैयार करने के साथ साथ हमको उसमें किसकी जरूरत है, खाद की जरूरत है ना। हम उसमें कार्बनिक खाद भी डालते हैं, रासायनिक खाद भी डालते हैं। इस तरीके की खाद हम उनमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग डाल रहे हैं। तो खाद भी क्या है, महत्वपूर्ण एक क्या है हमारे पास साधन है, जिनको हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं खादों को, ठीक है ना। और फिर क्या है, उनका ये होने के बाद उनको क्या करना, इरिगेशन देना, उनको पानी उपलब्ध कराना। पानी उपलब्ध कराने के लिए हमने कई अलग अलग तरीके पढ़े थे। हमने ट्रेडिशनल मेथड भी पढ़े, है ना। ट्रेडिशनल मेथड में किस तरीके से क्या किया जाता है, ट्यूबवेल से या कुओं से पुली की मदद से पानी निकाल के खेतों में डाला जाता है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत टाइम लगता है, लेबर उसमें बहुत चाहिए, यानी लोग काफ़ी चाहिए उसको, है ना। और उसके बाद हमने कुछ मॉडर्न मेथड पढ़े थे, स्प्रिंकल मेथड हमने पढ़ा कि पानी को क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, पूरे क्रॉप्स के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करते हैं
दूसरा हमने ड्रिपिंग सिस्टम पढ़ा था, ड्रिप सिस्टम पढ़ा था कि ड्रिप सिस्टम क्या था, पाइप्स से कनेक्टेड होते हैं और वो जो पाइप्स है आपके हर पौधे के जड़ में जाते हैं, ठीक है ना, हर पौधे की जड़ में जाते हैं वो, और वहां पे जाके क्या किया जाता है, उनको पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरीके से इस टेक्निक में एक तो क्या होता है कि जो आपके पास जो पानी है उसका एकदम उसका वेस्टेज नहीं होता है ना, वो वेस्ट नहीं होता पानी। तो ड्रिपिंग सिस्टम एक सबसे अच्छा तरीका है। तो इरिगेशन हुआ आपका, इरिगेशन के बाद अब आपके पास फसल पक्के तैयार हो गई है ना, फसल क्या होगी, पक्के तैयार हो गई। तो फसल जो पक्के तैयार हो जाती है बच्चों, उसको अब क्या करना होता है, उसको काटना होता है ना। तो हार्वेस्ट हमने किया, अभी कटाई की, कटाई, और कटाई करने के बाद मेन उसका सब कुछ हमारे पास हो गया। अभी उसका स्टोरेज, अगर हम उसका अच्छे से स्टोर नहीं कर पाए तो क्या फायदा है इतना सारा प्रोसेस करने का। तो स्टोर करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए, और हमको टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे स्टोर किया जाता है। उससे पहले हम उसको कई बार सुखाना पड़ता है ताकि उससे मॉइस्चर हट जाए, है ना। उनमें हम ना चाहे कि कुछ भी केमिकल्स वो कुछ कोई भी जो कीड़े मकोड़े उनमें लगे और वो उनको खराब ना करे। तो स्टोरेज भी एक महत्वपूर्ण क्या है, टेक्निक है, एक हिस्सा है इस पूरे सिस्टम। तो इस तरीके से आपने ये देखा होगा। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।